हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर में से धुरो स्वामिनी नाटक की तात्विक समीक्षा या उसके तत्वों की समीक्षा कीजिए। इससे पहले हमने धुरो स्वामिनी नाटक के जो गद्यांश है उन गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की थी, लेकिन अब जो हम धुरो स्वामिनी नाटक के प्रमुख जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ साथ ये जानेंगे कि धुरो स्वामिनी नाटक में तत्वों की समीक्षा किस प्रकार की जाती है, प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, धुरो स्वामिनी नाटक का देश काल और वातावरण में क्या योगदान है, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके अलावा इस नाटक के अंदर जो पुरुष और नारी जो पात्र है उन पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में भी विस्तार पूर्वक आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और उसे जारी रखेंगे। लेकिन आज का जो अब हमारा जो विषय है, महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। धुरो स्वामिनी नाटक की तात्विक समीक्षा, यानी कि उसके जो प्रमुख तत्व है उनकी समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही संक्षेप में इस नाटक के बारे में बता देता हूँ कि ये जो नाटक है ये लेखक यानी जयशंकर प्रसाद का एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है और इस नाटक के अंदर लेखक ने अपनी कला के माध्यम से जो तत्व रूपी दर्शन है उनको सम्मानित कर दिया है। और इस नाटक की खास बात यह है कि ये रंगमंच पर और कलात्मक दृष्टि से एक श्रेष्ठ नाटक साबित हुआ है। इस नाटक की कथा ऐतिहासिक होते हुए भी सरल एवं स्पष्ट है। कहने का मतलब कि ये जो नाटक है ये ऐतिहासिक शैली में लिखा गया है, यानी कि ऐतिहासिकता पर आधारित नाटक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस नाटक की जो कथा है वो ऐतिहासिकता के साथ साथ सरल और स्पष्ट है। यानी कि इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है कि जिससे जो पाठक है जब वो पढ़े तो पात्रों को भूल जाए, इतने पात्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा नाटक है और थोड़े से सीमित से इसमें पात्र है। नायिका के नाम पर इस नाटक का जो नामकरण है वो धुरो स्वामिनी रखा गया है। और नाटक के अंदर लेखक यानी कि जयशंकर प्रसाद ने कल्पना और इतिहास दोनों का जो मिश्रण है वो बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, यानी कि दोनों चीज़ों का मिश्रण है। आपको ऐतिहासिकता भी नज़र आएगी इसमें और कहीं कहीं कुछ काल्पनिकता भी आपको दिखाई देगी। अब जो हमारा प्रमुख जो विषय है कि तत्वों के आधार पर धुरो स्वामिनी नाटक की समीक्षा या तात्विक समीक्षा नाटक की, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा विषय है वो है कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु, क्योंकि कथा वस्तु इसलिए कहा गया है कि जो नाटक है वो हिंदी साहित्य के अंदर कथा साहित्य में आता है। एक होता है कथा साहित्य, दूसरा होता है कथेतर साहित्य। कथा साहित्य के अंदर वो विधा आती है जो कहानी के अनुसार चलती है, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, लघु कथा है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कथा वस्तु या कथानक के तहत आती है या कथा साहित्य में गिनी जाती है। दूसरी तरफ कथेतर साहित्य के अंदर वो विधाएं आती है जैसे निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या और डायरी है। इस प्रकार की विधा वो किसके तहत आती है? कथेतर साहित्य के तहत आती है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रमुख तत्व है वो कथा वस्तु और कथानक। देखिए, इस नाटक का जो मूल कथानक है या कथा वस्तु है वो ऐतिहासिक है, पर लेखक ने यानी कि प्रसाद ने अपनी कल्पना के माध्यम से उसके अंदर कई रंग भर दिए और लेखक ने जो इस नाटक का कथानक या जो कथा वस्तु है उसका जो मुख्य आधार है वो गुप्त वंश को बनाया है। इसके साथ ही
कल्पना द्वारा कई आपको प्रमुख जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। और ये जो नाटक है, इस नाटक का जो कथानक है वो उसका जो आरंभ है वो गुप्त कुल की जो वधु है दुर्वासोमिनी, उसके युद्ध शिविर में प्रवेश से होता है। वह अपनी दासी के समक्ष बैठी हुई है और उसके साथ उसकी बात चलती है। उसका जो पति होता है रामगुप्त, वो एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, निर्बल है, अयोग्य है, और वो अगर किसी की बात मानता है तो केवल और केवल एक ही उसका महामंत्री, मगध प्रदेश का महामंत्री और उसका प्रमुख विश्वास पात्र जिसका नाम शिखर स्वामी है। और जब उसको इस बात का पता चलता है कि सकराज ने हमें चारों ओर से घेर रखा है और सकराज ने एक संधि प्रस्ताव भी भेजा है कि अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो इस संधि प्रस्ताव को मान लो। और वो संधि प्रस्ताव ये होता है कि वो सकराज दुर्वासोमिनी की मांग करता है, तो रामगुप्त जो है वो संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। कहने का मतलब वो उसको मान लेता है। और जब दुर्वासोमिनी को इस बात का पता चलता है तो दुर्वासोमिनी उसे स्पष्ट कह देती है कि मैं तुम्हारी कोई खरीदी हुई वस्तु नहीं हूँ जो तुम मुझे जब चाहो किसी के हाथों में बेच दो। अगर तुम अपनी पत्नी की, इस राज्य की महारानी की रक्षा नहीं कर सकते तो इस पूरे राज्य की रक्षा कैसे कर सकते हो। फिर दुर्वासोमिनी चंद्रगुप्त के साथ मिलकर सकराज का वध कर देती है और जो सामंत कुमार होते हैं वो किसका वध कर देते हैं, रामगुप्त का वध कर देते हैं। शिखर स्वामी को बंदी बना लिया जाता है और एक बार फिर दुर्वासोमिनी का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हो जाता है और चंद्रगुप्त को मगध प्रदेश का उत्तराधिकारी यानी कि राजा बना दिया जाता है। वैसे ही कानून, वैसे ही राज्य की व्यवस्था शुरू हो जाती है जैसे आर्य समुद्रगुप्त यानी कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त के पिता के समय थी। एक बार फिर वह चंद्रगुप्त के समय द्वारा वैसी परिस्थितियाँ बन जाती है, यानी कि राज्य एक बार फिर खुशहाली की राह पर चलने लगता है। ये इस नाटक की कथा वस्तु और कथानक है, यानी कि सारा कथानक और कथा वस्तु लेखक के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने किस प्रकार ऐतिहासिकता और काल्पनिकता को मिश्रित करके एक अलग ही प्रकार की कथा वस्तु का निर्माण किया है। उसके बाद में दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। देखो नाटक के अंदर जो पात्र होते हैं, पात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है नाटक को सफल बनाने में। उनका जो चरित्र चित्रण है ना वो डिसाइड करता है कि किस पात्र का जो रोल था, उसकी जो भूमिका थी, वो उसके चरित्र के आधार पर कितनी शक्तिशाली है। और उसी चरित्र चित्रण के आधार पर ही पात्र की योग्यता और अयोग्यता को निर्धारित किया जाता है। इस नाटक के अंदर जो प्रमुख पात्र है दुर्वासोमिनी, दुर्वासोमिनी को एक शक्तिशाली नारी के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि नाटक के शुरुआती दौर में आरंभ के अंदर दुर्वासोमिनी को एक निर्बल और कमज़ोर औरत के रूप में, नारी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो संघर्षों का सामना करती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर जो हीन भावना है वो दूर हो जाती है और वो भी एक शक्तिशाली औरत का रूप ले लेती है। चंद्रगुप्त इस नाटक का दूसरा प्रमुख पात्र है जो इस नाटक का नायक भी है। वो अपने शौर्य, अपने योग्य और अपने शील और सहन शक्ति के माध्यम से अपनी जो प्रस्तुति है वो नाटक में देता है। चंद्रगुप्त की इस नाटक के अंदर सकारात्मक भूमिका के रूप में दिखाया गया है। नाटक का तीसरा पात्र रामगुप्त जो इस नाटक का विलेन होता है, गौण विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है लेकिन वो उसको अयोग्य और निर्बल पात्र के रूप में दिखाया गया है। सकराज इस नाटक का मुख्य खलनायक होता है, मुख्य विलेन होता है। उसके अंदर थोड़ी सी विलासिता, औरतों के प्रति जो उनका स्वाभिमान है, उनकी इज्जत है, उसके प्रति उसकी कमी को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार इस नाटक के अंदर जो पात्र, उन पात्रों का अलग अलग चरित्र चित्रण प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा और भी है, शिखर स्वामी है, मंदाकिनी है, कोमा है। ये सारे के सारे जो चरित्र हैं वो इस नाटक में दर्शाए गए हैं। नारी पात्रों के अंदर मंदाकिनी, कोमा जो एक काल्पनिक पात्र है, मंदाकिनी भी काल्पनिक पात्र है। दुर्वासोमिनी इस नाटक की प्रमुख नायिका है और दुर्वासोमिनी के नामकरण के आधार पर इस नाटक का नाम जो है वो किया गया है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो संवाद और कथोपकथन।
कहने का मतलब कि नाटक सफल तभी माना जाता है जब उसके संवाद, डायलॉग या जो कथोपकथन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि जो संवाद होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, वो नाटक को गति प्रदान करते हैं, नाटक को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। इसलिए नाटक के अंदर जो संवाद है, जो डायलॉग है, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम ध्रुवस्वमनी नाटक का संवादों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, उसको जानते हैं गहराई से, तो हम ये स्पष्ट बता सकते हैं कि नाटक के अंदर जो संवाद है वो अत्यंत सफल है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे संवाद है। इस नाटक के संवाद जो है वो अत्यंत सरल है, सहज है, संभाविक है, सामान्य भाषा में लिखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक ने जो संवाद लिखे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, रोचक संवाद लिखे हैं। ये नहीं कि 2-3 लाइनों का एक ही संवाद लिख दिया। अगर जो पाठक है वो पहली लाइन पढ़े और पहली लाइन के बाद में अगर दूसरी लाइन पढ़े तो वो पहली लाइन भूल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो संवाद है ये भावानुकूल है, पात्रों के अनुसार है। जिस प्रकार का जो पात्र है, चाहे खलनायक है कोई पात्र, तो वो उसी के अनुसार लेखक ने क्या है, संवाद लिखे हैं। कहीं भी लेखक ने संवादों का विस्तार नहीं किया, यानी कि अतिशयोक्ति के साथ कोई संवाद नहीं लिखे, बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं किए। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये नाटक की अभिव्यक्ति, उसके सफल होने का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इसलिए नाटक के अंदर जो संवाद है, संवाद का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण ये भी एक नाटक का प्रमुख तत्व होता है कि तत्काल समय के दौरान जब ये नाटक लिखा गया था तो तात्कालीन जो परिस्थितियां थी, वहाँ का जो वातावरण था, उस देश यानी कि उस प्रदेश मगध का जो माहौल था, जो उस समय घटनाएं थी, उन घटनाओं के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में लेखक नाटक के अंदर उसको स्थान दे। वो चीज़ क्या देश काल और वातावरण के तहत आती है। इसमें समय और स्थान के अनुसार वर्णन किया जाता है, और ये जो चीज़ है उस स्थान और समय के अनुसार जब इसका वर्णन किया जाता है ना, तो नाटक और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। और इससे नाटक के अंदर एक सजीवता आती है कि हाँ, वास्तव में उस समय की परिस्थितियों को दर्शाया गया है। देश काल और वातावरण के अंतर्गत जो लेखक है वो नाटक के समय, नाटक के जो पात्र होते हैं उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, उनके आने जाने के जो साधन हैं, इन सभी का वर्णन करता है। यानी कि वहाँ की जो वातावरण है उस वातावरण के बारे में, चाहे नदी नाले हैं, झील है, उन सभी चीज़ों के बारे में वो विस्तारपूर्वक वर्णन करता है। ऐतिहासिक नाटकों में देश काल और वातावरण का वर्णन करते समय लेखक की विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसकी कथा, समय व स्थान का पाठक को पूर्व ज्ञान होता है। अब अगर हम देखें तो ये जो नाटक है ये गुप्त वंश से संबंधित है, और गुप्त वंश का लगभग समय 375 ईस्वी से 380 85 के आसपास, यानी कि चौथी शताब्दी का माना जाता है। तो उस समय या फिर उस युग के जो दाव पेंच, इसके अलावा जो धार्मिक और सामाजिक जो मान्यताएं थी राज परिवारों की, उनका जो आंतरिक क्रय था, तत्कालीन वातावरण की सृष्टि हेतु गुप्तकालीन जो शब्दावली है, उनकी वेशभूषा है, उनके शिविरों की जो सजावट है, युद्ध शिविर है, पात्रों के नाम है, उनके अस्त्र शस्त्र है, रीति रिवाज है, इन सभी का जो वर्णन है ना, वो लेखक ने देश काल और वातावरण के तहत किया है। तो देश काल और वातावरण नाटक का एक प्रमुख तत्व माना गया है। अब है पांचवा पॉइंट है संकलन त्रय। संकलन त्रय में 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है: स्थान, समय और कार्य। अगर इनमें से किसी भी एक संकलन
छूट जाए तो वो नाटक नाटक नहीं माना जाता। इसलिए इनका पूर्ण निर्वाह किया जाना चाहिए। यानी कि स्थान स्थान का समय होता है कि किस स्थान पर इस नाटक की जो वर्णन है वो किस स्थान पर किया गया है। यानी कि हमें पता है ये स्थान जो है मगध प्रदेश है, किस समय किया गया था, 4वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। और इसके अलावा कार्य, किस नाटक के अंदर पात्रों की जो कार्य है वो किस प्रकार की है, ये चीज़ संकलन त्रय के तहत आती है। नाटक की सभी घटनाएं या तो गुप्त सम्राट के शिविर में घटित होती है, यानी कि उस स्थान के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पर ये लेखक ने जब नाटक लिखा था तो नाटक के अंदर जो विषय वस्तु थी, विषय वस्तु क्या थी, या तो मगध प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटित थी वो उनके राजमहल के अंदर हुई थी, या जो घटना घटित हुई है वो सकराज के शिविर के अंदर वो स्थान है। यानी कि सकराज के दुर्ग में संपूर्ण घटनाक्रम और समय वो है कि रात्रि का समय था या दिन का समय। मगध प्रदेश के राजमहल के अंदर जो घटना घटित होती है वो कई बार दिन के अंदर दर्शाई गई है और कुछ एक घटना रात्रि के समय। चंद्रगुप्त और ध्रुव जब सकराज को मारने के लिए सकराज के शिविर में जाते हैं तब वो रात्रि का समय, तो वो समय बताया गया इसमें संकलन त्रय में। और कार्य कि किस प्रकार इस नाटक का जो प्रमुख है कार्य है वो है ध्रुव की जो है वो रामगुप्त से मुक्ति और चंद्रगुप्त का राज सिंहासन के ऊपर बैठना, यानी कि उसको उत्तराधिकारी घोषित करना, ये क्या है कार्य के तहत आता है। तो संकलन त्रय में स्थान, समय और कार्य, ये 3 चीज़ें प्रमुखता पूर्वक मानी जाती हैं। अब उद्देश्य छठा, देखो कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो या उपन्यास हो, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य किसी भी रचना का कोई भी कवि, लेखक या साहित्यकार निर्माण नहीं करता। इसी तरह से ध्रुव नाटक भी एक उद्देश्यपूर्ण रचना मानी गई है। इसमें प्रसाद ने एक और देश के कर्णधार के रूप में रामगुप्त जैसे विलासी मदिरापान करने वाले कायर व्यक्ति के स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे वीर साहसी, कर्तव्यपान और निस्वार्थ व राष्ट्र नायक की कामना की है, जो राष्ट्र को विदेशी आक्रमण और संकट से मुक्त कराने तथा उसे और शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब कि अपने राज्य को, अपने प्रदेश को बचाने के लिए अकेला ही सकराज से लड़ने के लिए चंद्रगुप्त चला जाता है। दूसरी तरफ इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है नारी की स्वतंत्रता का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके आधुनिक नारी के उत्थान की कामना करना। ध्रुव की समस्या आधुनिक नारी की प्रमुख समस्या ही है। इस दृष्टि में ध्रुव नाटक में आधुनिकता भी दिखाई गई है। कहने का मतलब कि नारी समस्या को उजागर किया गया है। इसके साथ साथ लेखक ने छल कपटा, विलासिता है, कायरता है, नारी अत्याचार है आदि बुरी प्रवृत्तियों के स्थान पर पवित्रता, वीरता, साहस, उदारता, त्याग, नारी के सम्मान की रक्षा आदि जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को भी जगाया है। कहने का मतलब इस नाटक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है, एक तो देश प्रेम की भावना यानी कि राष्ट्रभक्ति की भावना कि अपने राज्य की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त के द्वारा स्वयं बिना सेना जो शत्रु पक्ष है, शत्रु खेमा उसमें चले जाना, ये वहाँ पर उसकी राष्ट्र जो भक्ति है वो दर्शाई गई है। दूसरी तरफ इस नाटक का जो मुख्य उद्देश्य वो है नारी की स्वतंत्रता का जो दृष्टिकोण उसको प्रस्तुत किया गया, यानी कि नारी की जो समस्या उस समस्या को उजागर किया। किस प्रकार से एक नाटक की जो प्रमुख नायिका है वो इस नाटक के अंदर एक महारानी के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन महारानी होने के साथ उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के बंधन लगाए गए हैं। न तो वो किसी से ज़्यादा बोल सकती है, ना ही बात कर सकती है। ये चीज़ क्या है, ये नारी जो स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता को, उसके बंधन को उजागर करती है। तो ये नाटक के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। उसके बाद में अभिनेता। अभिनेता का मतलब होता है कि नाटक इस प्रकार का हो कि वो रंगमंच के ऊपर यानी कि स्टेज के ऊपर प्ले एक्ट किया जा सके, खेला जा सके। कई बार ऐसा होता है कि
नाटक इतना ज़्यादा ऐतिहासिक दिखाया जाता है कि हम स्टेज के ऊपर घोड़े, हाथी या नदी बहती हुई नहीं दिखा सकते। ये जो बात है, ये बात लेखक के दिमाग के ऊपर निर्भर करती है कि जब लेखक नाटक लिख रहा होता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि मैं इस प्रकार का नाटक लिखूं कि वो रंगमंच के यानी कि स्टेज के ऊपर अच्छे प्रकार से अभिनय किया जा सके, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इतनी बड़ी विशाल सेना का वर्णन न किया जाए जो रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर न ले जाई जा सके। इसलिए नाटक की जो रचना वो वास्तव में अभिनय के लिए की जाती है। और अभिनेता की दृष्टि से लेखक ने अधिकांश नाटक उनके थोड़े दोषयुक्त माने गए, क्योंकि उनके नाटकों में ऐतिहासिकता में देखी जा सकती है। कुछ एक उनके जो नाटक है वो लंबे हैं, कई अंकों में लिखे गए हैं, उनमें पात्रों की भी संख्या अधिक है। यही कारण है कि कुछ एक उनके नाटक ऐसे हैं जो रंगमंच के ऊपर उनको मुश्किल से अभिनय किया जा सकता है। परंतु ये जो नाटक है ये रंगमंच के ऊपर अभिनय की दृष्टि से एक सफल नाटक है, क्योंकि इस नाटक के अंदर जो कथा है वो बिल्कुल छोटी सी है। 3 अंकों का ये नाटक है और थोड़े से इसमें सीमित ही पात्र है। इस नाटक में लेखक ने जो संकलन त्रय का वो पूर्ण निर्वाह किया है। छोटे छोटे जो डायलॉग लिखे गए हैं, सरल भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार की कोई इसमें इतनी ऐतिहासिकता नहीं है कि रंगमंच के ऊपर यानी कि स्टेज के ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। तो इस प्रकार ये जो नाटक है वो अभिनेता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह अभिनेता के आधार पर ये जो तत्व है ये भी इस नाटक का प्रमुख माना जाता है। अंतिम जो हमारा पॉइंट 8वां प्रमुख तत्वों में नाटक के भाषा शैली। देखो, नाटक की जो भाषा शैली है वो भी इसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी कभी क्या होता है कि भाषा इस प्रकार की हो जाती है कि जब पाठक उसको पढ़ता है ना तो वो उसके शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाता, या तो वो इस प्रकार के लोकल जो लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं लेखक, या फिर वो संस्कृत के जो कठोर शब्द है उनका प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि धुरोस्वामिनी नाटक है, इसमें कहीं कहीं संस्कृत के कुछ एक शब्द लिए गए हैं, लेकिन प्रमुख जो बोली है इसकी वो खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग किया गया है। संस्कृत की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लेखक है जयशंकर प्रसाद वो संस्कृत के पूर्ण ज्ञाता थे और उस संस्कृत भाषा पर उनका जो अधिकार है वो असाधारण था। इसलिए उन्होंने नाटक के अंदर तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। और नाटक में लेखक ने प्रसाद गुण के अलावा ओज गुण और माधुर्य यानी कि तीनों गुणों का प्रयोग किया है। खासकर नाटक में जो संवाद है वो ओज गुण का प्रयोग किया गया नाटक के अंदर। वहीं कोमा द्वारा भाषा के अंदर जो माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। नाटक में जो रस है वो वीर, श्रृंगार, विभत्स व करुण रस का प्रमुख प्रयोग है। और नाटक में लेखक ने स्थान स्थान पर काव्यात्मक और अलंकार जो शैली है उसका प्रयोग किया है। गेयात्मक पद भी है यानी कि गीतों का भी प्रयोग है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नाटक है, इस नाटक की जो भाषा है वो सरल है, सहज है, भावानुकूल और पात्रों के अनुकूल है। छोटे छोटे वाक्यों के अंदर जो लेखक ने अपने जो डायलॉग का कथोपकथन लिखे हैं, शब्द शक्तियाँ भी है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, लोकोक्ति और मुहावरों। तो इस प्रकार जो नाटक की जो भाषा है वो प्रमुख रूप से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ लेखक ने संस्कृत के शब्दों का भी कुछ एक प्रयोग किया है। बाकी मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के जो रस है, श्रृंगार, वीर, विभत्स और करुण रस का प्रयोग है, तीनों गुणों का प्रयोग किया गया है। साथ में लोकोक्ति और मुहावरों का भी, इसके अलावा तीनों जो शब्द शक्तियाँ, उन शब्द शक्तियों का भी प्रयोग किया है। तो इस तरह हमने आज धुरोस्वामिनी जो नाटक है BA प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर, उसमें धुरोस्वामिनी नाटक के जो प्रमुख तत्व है उन तत्वों की समीक्षा की है। और जो प्रमुख तत्व थे वो कथानक या कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, कथोपकथन या डायलॉग, देश काल और वातावरण, संकलन त्रय, उद्देश्य, अभिनेता और भाषा शैली, इन 8 पॉइंटों के बारे में, तत्वों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आशा करता हूँ सर कि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा और अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।